हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स। और आज की फर्स्ट अपडेट में हम बात स्टार्ट करते हैं डेरेक लंसफोर्ड और हार्डी चुपन के बारे में। तो देखो, डेरेक और हार्डी इस वक्त ना दोनों ही बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत ही हैवी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट डेरेक तो एक नया पीआर हर एक वर्कआउट वीडियो में बना रहे हैं। तो मैन, इन दोनों का फोकस, इन दोनों का डिटर्मिनेशन आप समझ सकते हो इस पॉइंट पर कैसा है। बाकी हार्डी आपको पता है, अभी थोड़े टाइम पहले ऑफ गियर गए थे, अब फिर से ऑन गियर आ गए हैं। और उसके बाद उन्होंने ये फिजिक अपडेट शेयर करनी स्टार्ट करी है एंड ही इज़ लुकिंग रियली गुड मैन। आई थिंक इनका बॉडी फैट परसेंटेज अभी भी लो है, शेप काफ़ी इंटैक्ट है, एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट। तो इस साल के हार्डी चुपन के जहाँ तक हम सब जानते हैं गाइस, 3 टारगेट थे। फर्स्ट टारगेट था आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो, सेकंड टारगेट था आर्नोल्ड क्लासिक यूके और थर्ड था मिस्टर ओलंपिया। तो इसमें से 2 टारगेट तो वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं बहुत ही अच्छे गोल्डन स्कोर के साथ। अब तीसरे टारगेट की बारी है, जो कि है मिस्टर ओलंपिया। बट मैन, क्या आपको लगता है मिस्टर ओलंपिया में हार्डी इस डायरेक्ट को बीट कर पाएंगे, जो कि एक नया पीआर हर एक वीक बना रहा है? मतलब एक नए वर्कआउट वीडियो के साथ उनका एक नया पीआर बन रहा है, और साथ में गाइस उनकी स्ट्रेंथ, इसका मतलब है कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब देखो, उनको अपने लेग्स को ग्रो करना था, लेग्स को उन्होंने काफ़ी ग्रो कर लिया है। पॉइंट यही है कि वो कितनी ज़्यादा मसल मास रिटेन कर पाते हैं मिस्टर ओलंपिया के आते आते। अभी देखो 19 वीक्स बचे हैं, 19 वीक्स में अब प्रेप स्टार्ट होगी, उसके बाद पता लगेगा एक्चुअल में क्या बचता है। बिकॉज लास्ट ईयर की आपको डायरेक्ट की ये वीडियो तो याद होगी राइट, कितने मैसिव इनके लेग्स लग रहे हैं यहाँ पर, कितने जाइगेंटिक। लेकिन जैसे ही मिस्टर ओलंपिया आया, हमने देख लिया था दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। थोड़े से इनके लेग्स सैमसन और हार्डी के सामने लैग करते हुए हमें दिखाई दिए। बट मैं समझता हूँ इस बार मसल में चौटी इंक्रीज हो गई होगी, सीजन होगा इनके, मसल काफ़ी अच्छा टाइम इन्होंने लिया है। बिकॉज बीच में इन्होंने कहीं कम्पीट नहीं करा, और अगर कोई गेस्ट पोजिंग भी करी है तो उसके लिए इन्होंने इतना ज़्यादा डाइट डाउन वगैरह नहीं करा, प्रेप वगैरह नहीं करी। पीक वीक ज़रूर लिया होगा, लेकिन इतना ज़्यादा अपने आप को ना उस जोन में इन्वॉल्व नहीं करा जिससे इनकी मसल मास काफ़ी हद तक लूज हो या फिर सैक्रिफाइस हो। तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी है। बाकी जे के बारे में आप जानते होगा, इस 2009 में उन्होंने टाइटल लूज करने के बाद दोबारा से रिटेन करा था। तो आई थिंक जे कटलर एक इकलौते बॉडी बिल्डर हैं ओपन कैटेगरी के जिन्होंने टाइटल लूज करने के बाद रीगेन करा है। तो एक ऐसे दूसरे अगर मैं नाम बताऊं, ऐसे आर्नोल्ड भी हैं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी कर चुके हैं एक बार। लेकिन उनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था शायद, कि ये बात नहीं है कि उन्होंने लूज करा था, वो जस्ट इंडस्ट्री से, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से चले गए थे, उसके बाद दोबारा वापस आए थे और फिर से टाइटल क्लेम करा था। तो वो एक दूसरा सिनेरियो है। बाकी लूज करके रीगेन करने वाली बात तो जे कटलर के लिए ही कही जाएगी। तो क्या ऐसे दूसरे कंटेंडर, दूसरे बॉडी बिल्डर हार्डी चुपन हो सकते हैं? मैं तो समझता हूँ, अगर सिर्फ बॉडी बिल्डिंग को देखा जाए, पॉलिटिक्स को और दूसरी सारी चीज़ों को हटा दिया जाए, अब बिल्कुल प्योर बॉडी बिल्डिंग को देखो, तो यस, आई टोटली बिलीव कि हार्डी वो चीज़ कर सकते हैं। बट अगर दूसरे क्राइटेरिया भी आप अपने माइंड में लाओ, जैसा इंडस्ट्री में हो रहा है, जो शेप को प्रेफरेंस दी जा रही है, जो दूसरी चीज़ें चल रही हैं, एस्थेटिक्स चल रही हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बाकी हार्डी के साथ एक दूसरी चीज़ भी है गाइस, अगर उनको वीज़ा ही नहीं मिल पाए, सोचो आप कितना बुरा उनको लगेगा। पूरा एक मोमेंटम वो लेके जा रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांग वाला। दोनों आर्नोल्ड क्लासिक जीतने के बाद, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करने के बाद, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करने के बाद, अपने 2019 के वर्जन वाले लेग्स को ब्रिंग अप करने के बाद, अगर ये मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर पहुंच ही ना पाए, वीज़ा ही ना मिल पाए इन्हें, तो वो कितनी ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात होगी इनके लिए। और डायरेक्ट के लिए उस वक्त चैलेंजर कौन बनेगा? सैमसन, निक या फिर एंड्रू जैक्ट? वेल मैन, एंड्रू जैक्ट को इस बार कम नहीं आंक सकते। मुझे तो इस बार बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है वो जैसा पैकेज वो लाएंगे। बट इस चीज़ को देखने के लिए अभी हमें थोड़ा टाइम और इंतजार करना बाकी है गाइस, क्योंकि अभी कोई हमने प्रेप वाला मोड देखा नहीं है एंड्रू जैक्ट का, इस बढ़ी हुई मास के साथ, इस बढ़ी हुई मसल मास के साथ, इस ऑफ सीजन के साथ। तो उस चीज़ के लिए अभी बात नहीं करेंगे। बट हार्डी अगर स्टेज पर आ जाते हैं गाइस, और अगर डायरेक्ट को बीट करते हैं, तो मैं एक्चुअल में चाहता हूं कि डायरेक्ट का हम बेस्ट वर्जन देखें। और अगर डायरेक्ट भी टाइटल रिटेन करते हैं, तब भी मैं चाहता हूं डायरेक्ट का हम बेस्ट वर्जन देखें, सुपर कंडीशन वर्जन देखें, सुपर मैसिव वर्जन देखें, और उसके बाद जो भी जीते वो जीते। लास्ट ईयर ये बात डाइजेस्टेबल नहीं थी कि डायरेक्ट जीत गए, काफ़ी सारे रीजंस की वजह से। उनमें से एक ये भी था कि डायरेक्ट पूरी तरह से कंडीशन नहीं थे, या फिर लेग्स में डाउन साइज थे, ऐसी चीज़ें थी। लेकिन लास्ट ईयर गाइस हार्डी भी 100% ऑन नहीं थे, बैक से वो भी लैग कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन उसके बाद भी गाइस इस साल ऐसा मैं दोनों की तरफ से नहीं देखना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि बिल्कुल पीक वाली बॉडी बिल्डिंग हमें देखने को मिले हर एक एथलीट से। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि सैमसन डॉडा भी बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन आए, और जैसे उनसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार भी वो लैग करेंगे, बिकॉज अपनी वाइफ के थ्रू वो ट्रेन हो रहे हैं, या फिर कुवैत में जाकर ट्रेन कर रहे हैं, जहाँ पे बॉडी बिल्डर्स कंडीशन नहीं आ पाते बल्कि मैसिव आ जाते हैं। तो वो हम सबको गलत प्रूव करें, वो सैमसन डॉडा अपना बेस्ट पैकेज लेके आए। उसके बाद मैंने एक एक्सट्रीम लेवल का, एक इंसेन मिस्टर ओलंपिया हम लोगों को विटनेस करने को मिले। बाकी आप बताओ गाइस कि आपको लगता है कि हार्डी टाइटल को दोबारा रिक्लेम कर पाएंगे, और जे कटलर के बाद ऐसे सेकंड बॉडी बिल्डर बनेंगे जो इस चीज़ को कर पा रहे हैं? वेल, अब चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट पर, वो है गाइस लोगन फ्रैंकलिन के बारे में। लोगन फ्रैंकलिन गाइस इज बैक। यस, लोगन फ्रैंकलिन इज बैक। मतलब मैं कब से बोल रहा था, हम सब लोग कब से बोल रहे थे कि भाई एक कोच हायर करने चाहिए इन्हें, अपने पोटेंशियल को इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। और वो तभी होगा जब आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा, हर चीज़ अपने आप अपनी आंखों
उसे देखने के लिए। आपको हर चीज़ पे फोकस नहीं रखना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू ट्रेन, यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड, यू जस्ट हैव टू डाइट डाउन, दैट इज़ इट। आपको ये चीज़ें करनी होंगी। बाकी आपको पीडी का पीक कैसे करनी है, इन सब चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा या फिर वरी नहीं करना पड़ेगा। तो लोगन फ्रैंकलिन काफ़ी टाइम से किसी रीज़न से इस चीज़ को नहीं सुन रहे थे। अपने फैंस की भी जो भी कमेंट्स करते थे उन लोगों की भी नहीं सुनते थे। लेकिन अब जब से इन्होंने पिटौर को ज्वाइन करा है मैन, आप देख सकते हो इनके मसल्स कितनी ज़्यादा राउंडनेस, कितनी ज़्यादा फुलनेस और कितनी ज़्यादा वैस्कुलरिटी कैरी करते हुए दिख रहे हैं। मतलब मुझे पूरी तरह से लग रहा है गाइस, लोगन फ्रैंकलिन की ऐसी अपडेट हमने पिछले 2 सालों में नहीं देखी और अभी भी ये काफ़ी दूर है अपने नेक्स्ट शो से। नेक्स्ट शो इनका दुबई प्रो, और दुबई प्रो के लिए अभी प्रेप स्टार्ट कर चुके हैं। बाकी इसके बारे में अभी थोड़ी बात करते हैं। लेकिन लोगन फ्रैंकलिन की अगर फिजिक के बारे में बात करें गाइस, तो पैट्रिक टूर के साथ जब से आए हैं इनके मसल्स में एक अलग ही वैस्कुलरिटी दिख रही है। वो राउंडनेस, वो एक चमक जो होती है ना, वो देखो आप इनके बाइसेप्स में, इनके आर्म्स में, इनके शोल्डर्स में कैसी पता लग रही है। तो यही चीज़ चाहिए थी गाइस। आई थिंक देर आए दुरुस्त आए, अभी इतनी लेट नहीं हुआ है। अभी भी ये बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। एक टोटली कंपेटिटिव पैकेज ये ला सकते हैं और डेफिनेटली मैन मुझे बहुत ही इंप्रेसिव ये लग रहे हैं। और ऐसा ही हम लोगन फ्रैंकलिन को हमेशा से देखना चाहते थे, बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न ये नहीं कर पा रहे थे या फिर किसी कोच को हायर नहीं कर रहे थे। अब देखो करते ही क्या डिफरेंस एक कोच कर देते हैं। आप देख सकते हो इस चीज़ में कि एक कोच के हायर करते हैं, इनके मसल्स में कितना डिफरेंस पता लग रहा है, इनके फिजिक में कितना डिफरेंस, प्लस इनके कॉन्फिडेंस गाइस। आप इनके कॉन्फिडेंस को देखो, इनको पता है मुझे इतनी सारी चीज़ों के बारे में वरी नहीं करना पड़ेगा। देयर आर पीपल हु आर लुकिंग आफ्टर मी, जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे बारे में खुद ही डिसाइड कर रहा हूँ, मुझे जस्ट प्लान को फॉलो करना है। अब यही चीज़ इनके लिए काम करेगी। बाकी दुबई प्रो एक अच्छा चेक गाइस वहाँ पे क्लासिक डिवीजन के लिए भी आई थिंक $30,000 या $25,000 का चेक वहाँ पर, यानी न्यूयॉर्क प्रो में जितना ओपन डिवीजन के विनर को मिला था ना, वहाँ पर क्लासिक डिवीजन के विनर को मिलेगा। तो आप सोचो कितनी अच्छी अमाउंट है ये। बाकी लोगन फ्रैंकलिन वहाँ इकलौते नहीं होंगे जो बहुत अच्छे एथलीट वहाँ compete कर रहे होंगे, वहाँ पर होंगे ब्रियॉन एशली भी। यस गाइस, ब्रियॉन एशली इज ऑल्सो कम्पीटिंग इन दुबई प्रो और मुझे डेफिनेटली लग रहा है एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज ब्रियॉन एशली लोगन फ्रैंकलिन के लिए खड़ा कर देंगे। बिकॉज लोगन फ्रैंकलिन कितने भी इंप्रूव करके आ जाए मैन, ब्रियॉन एशली एक अलग ही लीग में है। प्लस आप एक और नाम नहीं जानते गाइस जिनके बारे में शायद हम लोग नहीं सोच रहे थे, वो है माइकल डबूल। जब से माइकल डबूल का जो इंसिडेंट हुआ है ना, उसके बाद से लग रहा था कि माइकल डबूल अभी कुछ टाइम रेस्ट लेंगे, मैंने उस तरह से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज रिसेंटली अभी हमने देखा भी था ये बहुत ज़्यादा डाउन साइज हो गए थे, बट इन्होंने अपना मसल दोबारा से रीगेन कर लिया है और ये अब यहाँ पर यानी कि दुबई प्रो में हमें कम्पीट करते हुए दिखेंगे। तो ब्रियॉन एशली, माइकल डबूल, लोगन फ्रैंकलिन, और जहाँ तक मुझे एक पॉसिबिलिटी लग रही है, देखो ये 3 नाम तो कंफर्म है, यहाँ कम्पीट करेंगे ही करेंगे। 4th नाम जो एक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है ना, इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, अगर मैं कंडीशनिंग को कंसीडर करूँ, अगर मैं शेप को कंसीडर करूँ, अगर मैं फिजिक को कंसीडर करूँ, इस पॉइंट पर जैसी लग रही है वो है उर्स कैल्सिंस्की का। और इस बारे में आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में, ये लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि वो भी यहाँ पर कम्पीट कर सकते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उसके कम्पीट करने की, और अगर वो यहाँ कम्पीट करते हैं ना, तो फिर से गाइस एक मिनी आर्नो क्लासिक हमें मिल जाएगा जहाँ पर डिटर्मिन करना बहुत ही मुश्किल होगा कि कौन जीतता है। देखो माइकल डबूल बहुत कंडीशन, बहुत शेडिड आते हैं, साथ में ब्रियॉन एशली, उर्स कैल्सिंस्की, हमेशा अपनी प्लेसिंग इनकी ना स्विच होती रहती है। बहुत टाइम से उर्स इनको बीट कर रहे थे, फिर ब्रियॉन एशली ने इनको दोबारा बीट कर दिया, तो आप कह नहीं सकते इनके बीच में कौन आएगा। प्लस लोगन फ्रैंकलिन एक नए ही वर्जन के साथ होंगे, पहली बार इन अ वेरी लॉन्ग टाइम एक कोच के साथ होंगे, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ होंगे। तो बहुत ही कहना ना मुश्किल हो जाएगा कि बस कौन जीतेगा या फिर कौन सेकंड आएगा, कौन थर्ड आएगा। तो बहुत ही अच्छा चैलेंज, बहुत ही अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा यहाँ इन लोगों के बीच में। बट मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बाकी आपको क्या लगता है, लोगन फ्रैंकलिन की ये अप्रोच अच्छी है जो उन्होंने कोच हायर करे हैं, और इससे आपको इनकी फिजिक में इंप्रूवमेंट्स दिख रहे हैं या सिर्फ मैं ही हूँ जो इंप्रूवमेंट्स देख पा रहा है? बाकी गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। बहुत बात कर ली इन लोगों की, तो नेक्स्ट अपडेट है गाइस माइकल क्रीजो की। एंड माइकल क्रीजो मैन, सीरियसली इतने टाइम से माइकल क्रीजो ने हमारी नहीं सुन रहे थे, किसी की भी नहीं सुन रहे थे, अब उन्होंने हमारी सुन ली। अब देखो माइकल क्रीजो ने एब्स ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया है। यस, अपने मिड सेक्शन को, अपनी कोर को, अपनी ऑब्लिक्स को, अपने एब्स को, सब चीज़ों को ट्रेन करना स्टार्ट कर चुके हैं। और लास्ट ईयर से इनको यही फीडबैक मिल रहा था, मैन आप अपनी कोर को ट्रेन क्यों नहीं करोगे? हमारा एक सपना है कि हम माइकल क्रीजो को कोर ट्रेन करते हुए देखना चाहते हैं। तो वो काफ़ी टाइम से पूरा नहीं हो पा रहा था। लास्ट वीडियो में तो मैंने ये तक बोल दिया था कि भाई शायद हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन देख लो उसके नेक्स्ट वीडियो में ही हमें मिड सेक्शन को ट्रेन करते हुए दिख रहा है माइकल क्रीजो। एंड मैन माइकल क्रीजो इस वक्त एब्सोल्युटली नेक्स्ट लेवल फोकस्ड हैं, और सच में कोई भी, नो वन शुड स्लीप ऑन माइकल क्रीजो। यस मैन, देखो लास्ट ईयर माइकल क्रीजो ने लास्ट टू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत ही इंसेन लेवल की इंप्रूवमेंट्स प्रेजेंट करी थी, और उन्हीं के थ्रू ये टॉप 10 का पार्ट बन गए थे। देखो एम्परर प्रो में बहुत इंप्रूवमेंट्स के साथ आए, उसके बाद मिस्टर ओलंपिया में ज़बरदस्त कंडीशन लेकर आए थे। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन जो स्टेज पर लेकर आया हुआ था ना, वो थे सिर्फ माइकल क्रीजो। तो इस साल क्यों हम बिल्कुल ही इस तरह से नहीं ले रहे हैं कि माइकल क्रीजो भी टॉप के कंटेंडर,
टॉप 6 टॉप 5 के कंटेंडर बन सकते हैं। डेफिनेटली गाइस पूरी तरह से बन सकते हैं। देखो मसल बैलीज या फिर मसल मास बोल लो, राउंडनेस बोल लो, बबलीनेस बोल लो, सेपरेशन बोल लो, आई थिंक माइकल क्रीजो टॉप नोट्स कैरी करते हैं। बहुत ही रियलिस्टिक वाली, बहुत ही नेचुरल लुकिंग कैरी करते हैं, तो इन चीज़ों में कोई डाउट नहीं है मुझे। लेकिन हाँ, जो एक चीज़ थी इनका अपना मिड सेक्शन को सही ना करना, अपनी कोर को ट्रेन ना करना, कार्डियो वगैरह में इतना टाइम ना लगाना, और जिसकी वजह से आपकी पोजिंग भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हो रही है, वो एक क्वेश्चन था। लेकिन इस बार तो मैन वो भी फिक्स करते हुए दिख रहे हैं, मतलब अपने मिड सेक्शन को ही ट्रेन कर रहे हैं। तो आप देख लो, इस बार मैं बिल्कुल समझता हूँ कि माइकल क्रीजो एक टॉप के कंटेंडर भी बन सकते हैं, टॉप 6 तक क्रैक कर सकते हैं। बिकॉज आप लास्ट ईयर ही देखो, लास्ट ईयर इन्होंने टॉप 10 क्रैक कर लिया था, और उसके बाद भी गाइस वहाँ पर ये अपनी फुलनेस कैरी नहीं कर रहे थे, और कंडीशन तो नेक्स्ट लेवल थी, शायद ये और ऊपर भी प्लेस हो सकते थे, बट अपने मिड सेक्शन को इन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करना था। लेकिन हाँ, अब ये कंट्रोल करते हुए डेफिनेटली दिखेंगे, बिकॉज इनके मसल जिस तरह से दिख रहे हैं ना गाइस, ही इज बीइंग मैसिव मैसिव एंड मैसिव। बहुत ज़्यादा मसल मास इन्होंने इस साल भी ऑफ सीजन में ऐड कर ली है, और मसल्स की जो बात एक अलग ही होती है ना, फुलनेस वाली, राउंडनेस वाली, मैन वो अलग ही आ रही है इनके मसल्स में। मतलब डेरेक के, हार्डी के, इवन सैमसन के भी हम ऐसे मसल्स नहीं देखते। निक के दिखते हैं हमें, लेकिन उसके बाद हम अगर देखें नेक्स्ट जिला के भी ऐसे दिखते हैं, और साथ में गाइस अब क्रीजो की तो अलग ही बात है, एक चमक सी आती है इनके मसल्स में। और इसीलिए मुझे लगता है डेफिनेटली गाइस क्रीजो का अब एक अलग ही बहुत ही इंप्रूव्ड पैकेज हम देखेंगे इस साल। लेकिन उससे पहले भी एम्प्रो प्रो इटली या फिर स्पेन में कम्पीट करने वाले हैं, वहाँ पर देख लेना कितना इंप्रूव्ड पैकेज, कितना अमेजिंग पैकेज, और कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त टक्कर बहरूस सवानी और इनके बीच में हमें देखने को मिलेगी। और बहरूस को अगर इन्होंने बीट कर दिया ना, बिकॉज कंडीशन आया तो इन्होंने स्टार्ट कर ही दिया है, और मसल मास, मैसिवनेस, उस चीज़ में बहरूस से बहुत आगे हैं। तो आप बताओ क्या आपको लगता है कि बहरूस तबानी इनको बीट कर देंगे? वैसे मुझे तो लगता है कि मैन क्रीजो ही जीतेंगे, और क्रीजो के जीतने के साथ साथ मिस्टर ओलंपिया में भी एक अमेजिंग पैकेज हमें क्रीजो का देखने को मिलेगा, एक मच इंप्रूव्ड पैकेज और वन ऑफ द बेस्ट वर्जन। आई थिंक बेस्ट वर्जन हमें क्रीजो प्रेजेंट कर पाएंगे इस बार, और उसे देखने के बाद अब क्रीजो को कोई भी कम नहीं आकेगा। तो एनीवेज अब चलते हैं गाइस इसी के साथ हमारी नेक्स्ट अपडेट पर, और वो है कैली प्रो की। यस, कैलिफोर्निया प्रो होने वाला है गाइस, इसी वीक में है। अब 1 डे आउट है सारे एथलीट, और इन एथलीट्स की लिस्ट में 2 नाम बहुत अच्छे शामिल हैं। पहला नाम है टोनियो बर्टन, सेकंड नाम है बीफ स्टू। अब देखो, टोनियो बर्टन ने जो डिट्रॉयट प्रो में कम्पीट नहीं करा ना मैन, उस चीज़ को ये अभी तक रिग्रेट करेंगे, क्योंकि उसके बाद इन्हें बार बार कम्पीट करना पड़ रहा है। पहले इन्होंने ब्राज़ील में कम्पीट करा, डिट्रॉयट प्रो की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, फिर न्यूयॉर्क प्रो में कम्पीट करा, और अब यहाँ पर कम्पीट करेंगे कैली प्रो में। अब यहाँ पर इनका सामना बीफ स्टू से है गाइस। बीफ स्टू लास्ट शो में बहुत ही इंप्रूव्ड आए थे, बहुत ज़्यादा मसल मास कैरी कर रहे थे। इतनी ज़्यादा मसल मास हमने शायद एक्सपेक्ट नहीं करी थी जितनी ये कैरी करते हुए हमें दिखे न्यूयॉर्क प्रो में। वैसे टोनियो की अगर बात करूंगा तो लास्ट शो में यानी न्यूयॉर्क प्रो में काफ़ी ज़्यादा ओवरलुक हो गए वो, क्योंकि जहाँ तक बात चल रही थी ना निको टोनियो की, वहाँ आगे आ गए मार्टिन फिट्जवाटर, और टोनियो और बीफ स्टू दोनों पूरी तरह से ओवरलुक हो गए। किसी ने भी इनकी बात नहीं करी गाइस, किसी ने भी इनकी बात नहीं करी। जबकि अगर मैं बताऊं तो इन दोनों के बीच में मुकाबला काफ़ी क्लोज था, काफ़ी अच्छी बैटल देखने को मिली, दोनों ही अमेजिंग पैकेज के साथ थे, और इसीलिए अब इस रीमैच को देखने के लिए लोग बहुत एक्साइटेड हैं। देखो, दोनों के पास ही क्वालिफिकेशन नहीं है, अब जो भी जीतेगा वही क्वालिफाई कर जाएगा, और नेक्स्ट शो पिक करना इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग हैसल, क्योंकि अब हर शो में ना ऐसे ही 2-2, 3-3 बड़े बड़े नाम जरूर देखने को मिलेंगे और मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से क्वालिफाई करना और ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा जैसे जैसे हम मिस्टर ओलंपिया के करीब आते जाएंगे और शो कम बढ़ते जाएंगे। वैसे अगर 1 डे आउट की अपडेट की बात करेंगे तो टोनियो बर्टन की अपडेट हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशन लग रहे हैं। देखो, तीनों शोज़ में अभी तक 2 शोज़ इन्होंने कम्पीट करा है, दोनों शोज़ में बहुत अच्छे आए हैं। यहाँ पर और भी इंप्रूव आने का ट्राई करेंगे। लेकिन बीफ स्टू मैन, देखो इनकी अपडेट्स इतनी जल्दी, मतलब 1 वीक के पीरियड के अंदर बीफ स्टू ने इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें करके दिखा दी इन अपडेट्स के अंदर। मतलब लोग बोल रहे हैं जस्ट वाओ, ही इज़ लुकिंग रियली क्रेजी, रियली कंडीशन, रियली डिटेल्ड। और मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है मैन, टोनियो बर्टन के लिए ना यहाँ पर ये मुश्किल ना कर दें, और एक और दोबारा से हमें चीज़ होती हुई दिख जाए जहाँ बीफ स्टू जीत जाए और टोनियो इस बार फिर से 2nd या 3rd प्लेस कर जाए। तो अगर ऐसा हो गया, टोनियो के लिए मुश्किल अभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन हाँ, एक कड़ी टक्कर, एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। और ये पेपर व्यू भी आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी देख सकता है। तो अगर ऐसा पॉसिबल हुआ या मुझे मिल गया लिंक, तो मैं लाइव स्ट्रीम करने का भी सोच रहा हूँ। बाकी आप बताओ, इन दोनों में से आपको कौन जीतता हुआ लग रहा है? वैसे मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाऊंगा। टोनियो बर्टन मुझे लग रहा है ज़्यादा आगे है, लेकिन बीफ स्टू जैसे इंप्रूवमेंट्स करते आ रहे हैं, जैसा पैकेज लेकर आ रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि बीफ स्टू जीत सकते हैं ये शो। बाकी गाइज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, और वो है सदीक हैजोविक की। यस गाइज, मेंस फिजिक डिवीजन से ये अपडेट है, और सदीक ने फिर से इस साल कम्पीट करने का डिसाइड कर लिया है। ये मैन यही करते रहते हैं, कभी ये ऑफ्स लेते हैं, कभी ये कम्पीट करने का फिर से डिसाइड कर लेते हैं, कभी ये कम्पीट करके क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद भी मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट करने नहीं आते। एक बात तो इनके बारे में पक्की है, कुछ भी सर्टेन नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा सर्टेन है ना, वो ये है इनका शेप। डज ही एवर गेट आउट ऑफ शेप? कभी भी आप इनको आउट ऑफ शेप देख पाते हो? कभी भी मैंने इनकी अपडेट कोई भी ऐसी नहीं देखी जहाँ पर हमें आउट ऑफ शेप दिखे हो। इतनी इंसेन कंडीशन, इतना इंसेन शेप ये हमेशा ही कैरी करते हुए दिखते हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। तो कैप्शन यहाँ पर इन्होंने डाला है कि पहले इनका प्लान था
वापिस आने का, यानी कि मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर चढ़ने का। बट अब इन्होंने ठान लिया है कि जब तक ये जीत नहीं जाते तब तक ये रुकेंगे नहीं। और ये चीज़ पता है कहाँ से आई, ये बदलाव कहाँ से आया? ये बदलाव आया रायन टेरी के जीतने से। रायन टेरी के जीतने के बाद मैन जितनी भी एक्चुअल मेंस फिजिक है ना, मतलब जो बीच बॉडी जो डिफाइन करती है बीच बॉडी को, जो बिल्कुल ओवरली डेवलप्ड नहीं है, डिसप्रपोर्शनेट नहीं है, वो फिजिक ज़्यादा आगे आई हैं। और ऐसे जितने भी एथलीट्स हैं, अब इमेजिन करो अली बिलाल, रायन टेरी, सदीक हेज़ोविक, डियोगो मोंटेनेग्रो और काई केप्रो, ये पांचों एथलीट फर्स्ट कॉल आउट में। कितना अमेजिंग नज़ारा होगा। मतलब ठीक है रायन टेरी इज मच अहेड देन एवरीवन, लेकिन ये सारी बीच बॉडी है गाइस, कोई भी ओवरली डेवलप्ड नहीं है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अटेनेबल फिजिक्स लगती हैं। अब वो बात अलग है कि अटेनेबल नहीं है ये, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही है यूज़ होती हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही खूबसूरत जो एक्चुअल में बीच पे फिजिक दिखनी है ना, वैसी फिजिक ये लगती हैं। और इसीलिए ये नज़ारा देखने में बहुत ही मज़ेदार होगा। एक अलग ही लाइनअप होगा, एक अलग ही कॉल आउट होगा। बाकी आप बताओ सदीक का ये डिसीजन कैसा लगा आपको? देखो जेरेमी बॉन्दिया भी इस बार कंपीट करने वाले हैं। जेरेमी की इंजरी भी अब हल्के हल्के हील कर रही है, लेकिन जेरेमी, सदीक हेज़ोविक, जेरेमी पॉटविन, आंद्रे फर्ग्यूसन, ब्रैंडन हेनरिक्सन, ये सारा ना बहुत मज़ेदार, मतलब सारे लोग वापस आ रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा देखने में। बाकी अब एक कमी है तो रेमंड एडमंड्स की, अगर वो भी वापस आ गए तो एक अलग ही मज़ा आ जाएगा मेंस फिजिक में फिर पूरी तरीके से, बिकॉज सारे ही एक से एक एथलीट्स होने वाले हैं उसके बाद। तो अब देखो ये डिवीजन किस तरह से जज होता है ये तो कोई नहीं बोल सकता, ये तो भगवान ही जानते हैं। इस डिवीजन में कभी कुछ डिसाइड कर लेते हैं, कभी कुछ डिसाइड कर लेते हैं। अब इस साल भी इन्होंने यही नेचुरल सी फिजिक को आगे लेके जाने का ट्राई करा, तो मैन या डिसाइड करा तो हो सकता है रायन टेरी जीत जाए या फिर दूसरा कोई और जीत जाए। बाकी इन्होंने अगर फिर से स्टैंडर्ड्स को चेंज करना चाहा, स्टैंडर्ड्स को चेंज करने के बारे में डिसाइड कर लिया तो फिर पता नहीं, मैन अल्लाह जानता है कौन जीतता है। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है गाइस हसन मुस्तफ़ा के बारे में। अब देखो कैली प्रो होने वाला है, उसके बाद है टोरंटो प्रो, और टोरंटो प्रो में ना काफ़ी सारे नाम अब जुड़ते जा रहे हैं। टोरंटो प्रो में सबसे पहले तो हसन मुस्तफ़ा की बात होगी, बिकॉज इनकी अपडेट्स देखकर, इनकी फिजिक देखकर यहाँ पर टैंक की तरह मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लग रही है, बहुत ही अच्छे पैकेज के साथ दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें और कम्पीट करते हुए दिखे क्विंटन बीस्टवुड, जिनकी शायद मैंने कल या परसों के वीडियो में बात करी थी। वो प्रेप स्टार्ट कर चुके हैं और अब वो इसी शो में कम्पीट करते हुए दिखेंगे। मैट जॉनसन ने भी इस बारे में कंफर्म कर दिया है। तो टोरंटो प्रो एक अच्छा शो होने वाला है। तो आपको क्या लगता है हसन मुस्तफ़ा को बीट कर सकते हैं क्विंटन बीस्टवुड? मैन मुझे तो नहीं लगता। जिस तरह की मसल मास कैरी कर रहे हैं ना हसन मुस्तफ़ा, प्लस एक नए कोच के साथ अगर ये कंडीशन भी आ गए, बहुत ज़्यादा अच्छी पीक हिट करके आ गए, तो क्विंटन बीस्टवुड के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। बिकॉज जो मसल मास इन्होंने लूज़ कर दी है उसे दोबारा से रीगेन करने का ये पीरियड, जबकि स्पेशली आप प्रेप के टाइम पर हो, तो मुझे नहीं लगता वो ये कर पाएंगे। बाकी अकीम विलियम्स इज ऑल्सो गोइंग टू बी हियर। यस गाइज, मुझे ये तो पॉसिबल पूरी तरह से लगता है कि अकीम विलियम्स इन दोनों को ही बीट करके शो जीत जाएंगे और शो ले जाएंगे और मिस्टर ओलंपिया की क्वालिफिकेशन भी जीत जाएंगे। जबकि हम बात कर रहे हैं हसन मुस्तफ़ा की, जो कि आई थिंक डिफेंडिंग चैंपियन है। बट अकीम विलियम्स जिस तरह का पैकेज मैन इस बार लेकर आए ना, लोग की आंखें उन्होंने ऐसी कर दी है, बिल्कुल पूरी तरह से खोल दी है। बिल्कुल लोग स्लीप कर रहे थे अकीम विलियम्स पर, बट अब दे विल नॉट स्लीप ऑन अकीम विलियम्स। बहुत ही इंसीन पैकेज, बहुत ही इंक्रेडिबल पैकेज के साथ हम अकीम विलियम्स दिखे अपनी इस साल की सारी परफॉर्मेंसेस में। और अब यहाँ पर भी आई हैव नो डाउट कि अकीम विलियम्स इन दोनों को बीट करने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। देखो मुकाबला होगा हसन मुस्तफ़ा और अकीम विलियम्स के बीच में ही। क्विंटन बीस्टवुड मुझे नहीं लगता अभी उस लेवल का हो पाएंगे। कंडीशन वगैरह, पीक वगैरह, हाँ उस चीज़ में ये अलग हो सकते हैं आगे जब हसन मुस्तफ़ा मिस कर जाएं, बट अकीम विलियम्स तो मिस नहीं करेंगे मैन इस चीज़ को। उसके बाद भी मुझे चांसेस यही लग रहे हैं फर्स्ट कॉल आउट में होंगे अकीम विलियम्स और हसन मुस्तफ़ा, और साथ में गाइस क्विंटन बीस्टवुड भी कहीं ना कहीं थर्ड प्लेस के लिए अपनी जगह बना लेंगे। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है, हसन मुस्तफ़ा यहाँ अपना टाइटल रिटेन कर पाएंगे या फिर अकीम विलियम्स उनसे आगे निकल जाएंगे, या फिर क्विंटन बीस्टवुड सबको ही सरप्राइज कर देंगे अपने नए पैकेज के साथ दोबारा से मसल मास रीगेन करने के बाद? आई होप इसी के साथ गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स आपको कैसी लग रही हैं, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, किसकी अपडेट्स आप मुझे दोबारा और ज़्यादा कवर करते हुए देखना चाहते हो। थैंक यू, बाय बाय।